दाई जो टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 10वीं का स्टूडेंट है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम करने वाले हैं सीबीएसई का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो इसका हमने पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था जिसमें हमने इसके शुरू के 2 खंड करवाए थे, कै और खै, ठीक है, यानी कि सेक्शन ए और बी करवाया गया था। उसके बाद के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेट के वो आपको करवाए जाएंगे और ये सीबीएसई का ऑफिशियल सेट है, प्रीवियस ईयर पिछले साल जो पेपर हुआ था क्वेश्चन पेपर वही है ये। और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये आपका 5वां यानी प्रश्न पत्र कोड देख सकते हो 3251 है, 5 वाला करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने इसके शुरू के करवा दिए कै और खै। उसके बाद क्या आप स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो चैनल पर नहीं है पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ऑल पर, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिले और आपकी जो स्टडी है बेस्ट हो, ठीक है, आपको थोड़ा हेल्प मिले। वीडियो को लाइक करना ताकि हम मोटिवेशन अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो, उन्हें भी पढ़ने में आसानी हो, उन्हें भी पता चले किस तरीके से पेपर आता है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट और चलते हैं आपके सीधे खंड गै पर। तो देख सकते हो खंड गै यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 3-3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 5 ही प्रश्न आएंगे। जैसे कि 25वां ये इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बतानी है, उदाहरण सहित व्याख्या करनी, क्या भूमिका थी, उदाहरण बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने किया था, गांधी जी ने, उनके दौरान यानी आंदोलन के दौरान नमक मार्च से प्रेरित होकर, ये नमक मार्च चलाया गया था, ठीक है, नमक पर हटाने के लिए, इसलिए हजारों महिलाएं उन्हें सुनने के लिए अपने घरों से बाहर आई। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और नमक बनवाया, ठीक है, नमक कानून तुड़वाया था जिस पर कर लगाया जाता था, ठीक है। तो वो तुड़वाए, बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में महिलाएं बाहर निकली, उन्होंने आंदोलन किया, ये बोला गया संविधान के आंदोलन में। दोस्तों महिलाओं ने विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकानों पर धरना दिया और कई महिलाएं जेल भी गई, क्योंकि धरना देंगे ऐसे ही होता है, जब भी धरना देते हैं तो जेल में डाले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शहरी क्षेत्रों में ये महिलाएं उच्च जाति के परिवारों से थी, उच्च जाति के, तब भी इन्होंने भाग लिया, क्योंकि इन्हें तो वैसी जरूरत नहीं होती, फिर भी इन्होंने भाग लिया, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र वे संपन्न परिवार से आती थी, ठीक है, अब संपन्न परिवार से आती थी ग्रामीण क्षेत्र में। उसके बाद दोस्तों गांधी जी के आहन से प्रेरित होकर वे राष्ट्र की सेवा को अपना दायित्व मानने लगी थी, यानी कि गांधी जी से उन्होंने प्रेरणा ली और अपना राष्ट्र की सेवा के प्रति अपना दायित्व निभाया, ये इसमें बोला गया। इस तरीके से आपको उसके पॉइंट बताने हैं। उसके बाद इसके अथवा में भी आपको दिया होगा, अथवा में बोला गया 20वीं शताब्दी के दौरान भारतीय लोक कथाओं और प्रतीकों ने राष्ट्रवाद के विचारों को किस प्रकार मजबूत किया, उदाहरण से समझाने हैं कि बताने 20वीं सदी के दौरान जो भारतीय लोक कथाएं थी, प्रतीक थे, उन्होंने राष्ट्र के विचारों को किस प्रकार मजबूत बनाया वो बताना है। तो इसका आंसर देख सकते हो। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा कि राष्ट्र का विचार भारतीय लोक कथाओं को पूर्ण जीवित करने आंदोलन के मध्य से विकसित हुआ, यानी कि इसमें कहा गया भारतीय लोक कथाएं थे उन्हें पूर्ण जीवित करने के लिए आंदोलन के मध्य विकसित हुआ था, इसलिए आंदोलन किया गया था। 19वीं सदी के अंत में, यानी 19वीं सदी का जब अंत आया था उसमें राष्ट्रवादियों ने बाटो वह चारण द्वारा गाई जाने वाली लोक कथाओं को रिकॉर्ड करना शुरू किया और उन्हें लोकगीत और किंवदंतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव का दौरा किया। यानी उन्होंने क्या किया कि जो कथाएं होती है, लोक कथाएं, उनको रिकॉर्ड फॉर्म में रखा, ठीक है, जैसे रिकॉर्डेड फॉर्म होता है ना वैसे उन्हें रखा, उनकी किंवदंतियाँ बनाई, ठीक है, कहानियाँ बनाई, गीत बनाए, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद दोस्तों उनका मानना था कि ये कहानियाँ पारंपरिक संस्कृति की सच्ची तस्वीर पेश कर सकते हैं कि कैसी परंपरा होती थी, कैसे की जाती थी, इस तरीके से इससे भ्रष्ट और दूषित नहीं हुई थी। यानी इससे बोला गया कि बाहरी ताकतों के प्रभाव से दूषित नहीं होगी, खराब नहीं होगी, इस पर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो होगा वैसा वैसा आने वाली जो पीढ़ी होगी उन्हें पता चलेगा। और अपनी राष्ट्रीय पहचान की खोज करने और अपने अतीत में गौरव की भावना को बहाल करने के लिए इस लोक परंपरा को संरक्षित करना आवश्यक है, यानी इस परंपरा का अपनाना बहुत ही आवश्यक है ताकि जो पुरानी संस्कृति है वो जीवित रह सके और आने वाली पीढ़ी उसका यूज़ कर सके, तो इसमें बताने हैं। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट आपके बनेंगे, ठीक है। दोस्तों 1921 गांधी जी ने स्वराज का ध्वज तैयार कर लिया था जो 3 रंगों वाला था, बीच में चरखा था, ठीक है, चरखा था, ये ध्वज सा तैयार किया था 1921 में, इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद देख सकते हो 26वां है, जैसे कि हमने इसका क्या था देख सकते हो 25वां, आप 26वां करते हैं, ठीक है। 26वां भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के 3 प्रभावों का वर्णन करना, 3 नंबर का होगा, एक प्रभाव 1 नंबर का। इसमें इतने सारे प्रभाव लिखे, कोई भी आप 3 ले सकते हो। जब 20 तरीके से आए तो इसमें आप लिखोगे कि छोटे और सीमंत किसान थे वह सस्ती जैविक खेती अपना रहे थे, सस्ती जो उन्हें बजट में उनके पेश हो, ठीक है, बजट के हिसाब से हो। किसान भारत के बाहर नए बाजार तलाश रहे थे कि भारत से बाहर जाए, ठीक है, उनका व्यापार बढ़े। किसानों के लिए कृषि प्रगति, ठीक है, यानी किसानों के लिए कृषि प्रगति की, किसानों के लिए बीमा योजना लाई गई, इस तरीके से, यानी किसान अनुवांशिक रूप से संशोधन बीज, जैविक
खेती में नई तकनीकों में निवेश कर रहे थे ताकि उनका व्यापार विकसित हो। इस तरीके से इसके पॉइंट आपको लिखने हैं। और दोस्तों 27 में बोला गया बाद में जो राजनीतिक दल होते हैं उसके समक्ष 3 चुनौतियां बताने। कौन कौन सी 3 चुनौतियां आई थी? जैसे कि राजवंशी उत्तराधिकारी, इसको थोड़ा एक लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे तो धन और बाहुबल की भूमिका आ गई थी कि जिसके बाद धन होगा वही राजनीति में सर्वोत्तम होगा। इस तरीके से मैं बताने से आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, ठीक है, इस तरीके से इसमें पॉइंट बनेंगे। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आप कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 29वां क्वेश्चन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्तमान समय में, नहीं वर्तमान की भी बात की जा रही है, भविष्य अभी वर्तमान की, ठीक है। दोस्तों धार्मिकता का विषय विकास के लिए अनिवार्य क्यों बन गया है? उदाहरण से हमें इसकी बतानी है। जैसे कि हम चाहते, इसका आंसर देख सकते हैं, बोला गया वर्तमान समय में जो धार्मिकता का विषय है वो विकास के लिए अनिवार्य क्यों हो गया, इसके बारे में बताना है। जैसे कि हम चाहेंगे कि विकास का स्तर और ऊंचा उठे, ठीक है। गैर नवीकरणीय स्रोत कुछ वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा। हम सौर, पवन, ज्वारीय ऊर्जा जैसे गैर पारंपरिक वैकल्पिक स्रोतों जैसे धारणीय स्रोतों की तलाश करने की आवश्यकता है ताकि हमें विकास हो सके, ठीक है, वर्तमान में। इसके पॉइंट लिखा हो, जैसे संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करे और संसाधनों को कम करे। जैसे संसाधनों को कम करे, पुनः उपयोग करे, पुनः चक्रण करे ताकि उससे खत्म ना हो, ठीक है, वो आने वाली पीढ़ी भी उसे यूज़ कर सके। इस तरीके से होगा 3-3 नंबर का। वह बात खंड गया होगा 5-5 नंबर वाले होंगे, उसमें दीर्घ उत्तरी होंगे, नहीं बड़े बड़े, ठीक है। तो इसमें आपके 4 ही प्रश्न होंगे 5-5 नंबर के। जैसे कि हम सभी के एक एक कर लेते हैं क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ ऊपर वाला और नीचे वाला। जैसे कि 30वां, जैसे इतावली गणराज्य, इतावली जो गणराज्य था उसमें एकीकरण में तो जूसेपी मैत्सिनी की भूमिका का मूल्यांकन करने की उनकी भूमिका क्या थी, ठीक है, मैत्सिनी की। तो इसका आंसर क्या होगा कि इटली 7 राज्यों में विभाजित था। जो इटली था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। केवल जो सार्डिनिया और पिडमोट पर एक इटावली राज्य घराने का शासन था, इटावली राजघराने का, ठीक है। और दोस्तों इलाकों पर पोप का शासन था कि मध्य इलाके थे वहाँ पे पोप का शासन था। दक्षिणी पर स्पेनिश दोस्तों बारबंस का शासन था, बारबंस का। इस तरीके से हुआ। जैसे 1830 के दशक के दौरान ये जूसेफ मैस्सिनी ने एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुविधा दोस्तों सुविचारित कार्यक्रम तैयार करने की मांग की थी। उन्होंने मांग की थी कि सुविधा कार्यक्रम तैयार किया जाए, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स होंगे। जैसे कि उन्होंने अपनी उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संस्था का भी गठन किया था। इस तरीके से इसके पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इसमें भी आपको ऑप्शन दिया हुआ नीचे वाला को। जैसे जर्मनी में ऑटो बोन बिस्मार्क की भूमिका बतानी है तो इसकी भूमिका क्या थी जर्मनी में कि 1848 के बाद यूरोप में जो राष्ट्रवाद था वह लोकतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था, ठीक है। जो ऑटो बोन बिस्मार्क है जर्मन को राष्ट्रीयकरण एकीकरण की प्रक्रिया के जनक थे, जिन्होंने देखो जिसे उन्हें राजा केसर विलियम प्रथम प्रशा सेना और जमींदार अभिजात वर्गों के समर्थन से चलाया गया, यानी कि उनका समर्थन था लेकिन इनका जमींदार का, प्रशा सेना का और दोस्तों केसर विलियम प्रथम का, ठीक है। इससे पॉइंट होंगे। यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आगे देख सकते हो 18 जनवरी 1871 है ना, उसको एक सभा जैसे जिसमें जर्मनी राज्यों के राजकुमार, सेना के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री थे, ये बिस्मार्क सहित महत्वपूर्ण मंत्री शामिल हुए थे। उन्होंने प्रशा थी उसकी घोषणा करने के लिए दोस्तों वर्सेलस के बेहद ठंडे शीश महल की सभा में केसर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नई जर्मनी साम्राज्य की घोषणा की थी। इसलिए इसके पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका 31वां देश, तो इसमें भी आपको बोला है विनिर्माण उद्योग, जो उद्योग है विनिर्माण उद्योग और देश के विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। इस कथन की व्याख्या में बोला गया जो विनिर्माण होता है, विनिर्माण उद्योग देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है, इसके बारे में बताना है। तो इसका उद्देश्य तो किस तरीके से होगा, इसमें लिख सकते हैं जो विनिर्माण उद्योग होता है वह कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है, उसको निखारता है, वह द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार प्रदान करता है, लोगों को रोजगार दिया जाता है, लोगों की कृषि आय व भारी निर्भरता को भी कम करता है कि निर्भरता कम होती है, ठीक है। हमारे देश से बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास भी एक पूर्व शर्त है, ठीक है, पूर्व शर्त मानी जाती है। इस तरीके से हो रही है। आदिवासी पिछड़े क्षेत्र के जो उद्योगों की होती है, उद्योग की स्थापना भी क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए की जाती है ताकि क्षेत्रीय असमानता कम हो। इस तरीके से इसके पॉइंट्स होंगे, क्लियर। इसी सब करना है। यहाँ पे दोस्तों इसी का ऑप्शन में दिया हुआ है कि कृषि एक उद्योग एक दूसरे के पूरक है, बोला कृषि का जो उद्योग है एक दूसरे के पूरक है। इस कथन की आपको न्याय संगत ठहराना है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, जो कृषि उद्योग होता है उसने अपनी उत्पादकता बढ़ाकर कृषि को बढ़ावा
दिया है, यानी जो कृषि उद्योग है ना उसने उत्पादकता को बढ़ाया, वो कृषि को बड़ा किया, ठीक है, बढ़ावा दिया। जो उद्योग होते हैं वह कच्चा माल के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं कि ताकि कृषि जो करेगा उसका कच्चा माल होगा वो उद्योग ले लेगी, जिससे कृषि की भी सहायता होगी, उद्योग का भी काम हो जाएगा, इस तरीके से होगा। विनिर्माण उद्योग के विकास प्रतिस्पर्धा ने न केवल कृषि उत्पाद को बढ़ावा दिया बल्कि उत्पादन प्रक्रिया को भी बहुत कुशल बनाया था, ठीक है, यानी उत्पादन प्रक्रिया को भी सही बनाया, कृषि को भी सही हो दिया, इस तरीके से होंगे। क्लियर, इस तरीके से होगा। जैसे कि 32वां देख लेते हैं, असमानता और गरीबी को कम करने के लिए लोकतंत्र की भूमिका बतानी है कि असमानता और गरीबी को कैसे किया लोकतंत्र ने, उसकी भूमिका बतानी है 5 नंबर के में। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट हम इसमें कुछ 3-4 एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि जो लोकतंत्र होता है वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन करके, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार करके राजनीतिक समानता को बढ़ावा देता है कि राजनीति में सभी को समान अधिकार प्राप्त है, ठीक है, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र। तो दूसरे पॉइंट बोला है व्यक्तियों को प्रजा नहीं बल्कि नागरिक के रूप में मान्यता देकर उन्हें गरिमा को बढ़ावा दिया। बोला कि व्यक्ति सिर्फ प्रजा नहीं है, वह वहाँ की नागरिक है, उन्हीं के द्वारा लोकतंत्र बनाया गया है, उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है, वही अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उसको चुनती है, वही चुनाव करके उनको जिताती है, ये सब है। और देख सकते हो बहस और चर्चा के माध्यम से निर्णय लेने की गुणवत्ता में भी सुधार किया, यानी बहस हुई, चर्चा होगी, यानी कि जो भी नियम गलत होगा उसके द्वारा यानी उसके विरुद्ध बहस की जाएगी, चर्चा की जाएगी, उसको सुधारा जाएगा, इस तरीके से पॉइंट होंगे। जैसे कि हम दुनिया भर के लोकतंत्रों में बढ़ती असमानता को देख, जैसे कि दुनिया भर के अब लोकतंत्र को देख सकते हो उसमें बहुत सारी असमानताएं बढ़ रही है। अंततः अमीरों की एक छोटी संख्या धन और आय में अत्यधिक अनुपातित हिस्सेदारी का आनंद लेते हैं, यानी कि अमीरों में बहुत ज़्यादा छोटी संख्या में धन है और आय की अधिक मांग हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है उनमें, इस तरीके से होंगे। क्लियर, ऐसी लोकतंत्र किस प्रकार एक वैध शासन ये बताना। जैसे ये देख सकते हो वैध शासन कैसे है, क्योंकि एक वैध सरकार होती है वह लोगों की सहमति के आधार पर बनाई गई वैध सरकार होती है। वैध का मतलब होता है जनता द्वारा चुनी जाती है, लोगों द्वारा, वह नागरिक निर्णय लेने में भाग लेते हैं, यानी नागरिकों द्वारा निर्णय लिया जाता है। यह नियमित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लड़ती है, यानी नियमित होगी, स्वतंत्र होगी, किसी की धोखाधड़ी नहीं होगी, निष्पक्ष होगी, दोनों तरफ से निष्पक्ष होगी, कैसे करना वो सारी चीज़ें। दोस्तों ये नीतियों और कानून पर खुली सार्वजनिक बहस होगी, यानी नीतियों कानून पर खुली बहस की जाएगी, सभी को पता होगा ये सब चल रहा है, ठीक है। नागरिकों को सरकार और उसके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है, कि कामकाज कर रही है, सारा अधिकार होता है इसमें नागरिकों को, इस तरीके से इसके पॉइंट्स होंगे। क्लियर, उसके बाद 33वां देख सकते हो, इसमें आर्थिक गतिविधि के सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में अंतर बताने की, जो आर्थिक गतिविधि होती है उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करना है। 5 नंबर का 5 पॉइंट हो गए, लेकिन हम 2 ही 3 समझते हैं। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में होता क्या है, सरकार अधिकांश संपत्ति के मालिक होते हैं, सरकार द्वारा अधिकांश संपत्ति पर कब्जा किया जाता है। जाके जो निजी क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र में किसका अधिकार होता है, किसी सेवा का, संस्था का, ये सारी चीज़ें होती है। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे, ठीक है, और जो निजी क्षेत्र में आप देख सकते हैं इसमें टिस्को, ठीक है, RIL होता है। और जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है, सरकार अपने द्वारा प्रदान की गई सेवाएं पर खर्च करने को पूरा करने के लिए करों और अन्य तरीकों से धन जुटाते हैं, यानी कि बोला गया है जो सरकार होती है अपने द्वारा प्रदान की गई जो सेवा होती है उनके खर्च कैसे करती है, पूरा खर्च कहाँ से लाती है, वह जनता ही द्वारा धन जुटाती है, कर लगाती है। लेकिन जो निजी क्षेत्र होता है उनका उद्देश्य होता है सिर्फ लाभ कमाए, कोई सेवा प्रदान ना करे, इस तरीके से इसके पॉइंट्स होंगे। देख सकते हो इसमें क्या होगा कि सरकार कम लागत पर विभिन्न गतिविधि पर खर्च करते हैं, कम लागत देती है लेकिन खर्च पूरी गतिविधि पर करते हैं, पूरा कार्य करते हैं, जो कार्यक्रम चलाए उसका पूरा करेगी। लेकिन जो निजी क्षेत्र होगा वे अपनी उचित कीमत पर सेवा प्रदान नहीं करेगी कि इतनी पैसे लगे, जी नहीं हमें नहीं करनी, ये कार्य होता है निजी क्षेत्र का, इस तरीके से पॉइंट्स होंगे, समझ आएगा, यही सारी चीज़ें होती है। और संगठित असंगठित क्षेत्र भी आप देख सकते हो आर्थिक गतिविधि में। संगठित क्षेत्र क्या होता है, इसमें रोजगार की शर्तें नियमित और सुरक्षित होती हैं, संगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित होगा, कोई नहीं छीन सकता, लेकिन असंगठित क्षेत्र में निकाल देंगे, वहाँ पे कोई रोजगार सुरक्षित नहीं है। संगठित क्षेत्र में वह पंजीकृत होते हैं, उन्हें सरकार द्वारा चुना जाता है, उन्हें नोटिस दिया जाता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है, वह बाहर से आते हैं, वो पंजीकृत नहीं होते, यहाँ पे वेतन है वो नियमित होता है, ठीक है, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें पॉइंट होती है, ठीक है, इस तरीके से होगा। और ये बात आप देख सकते हो, खंड एड़ा होगा, ये आपका कौन सा होगा, खंड एड़ा होगा, ये आपके पैसेज टाइप होंगे, तो इसमें हम एक ही पैसेज कर लेते हैं, इसी तरीके से आपके सारे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों 34वां ये 4 नंबर का होगा, पैसेज वाले, इस तरीके पैसेज दिया जाएगा और नीचे इस तरीके से पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा इजी सा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। जैसे कि 35वां कर लेते हैं, ये भी आपका 4 नंबर का है, संसाधनों का संरक्षण, इस तरीके से कोई भी टॉपिक पर आपको पैसेज सा दे दिया जाएगा। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीकों से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोमन ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से प्रस्तुति की, और 1987 में
लैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा व संसाधन संरक्षण में मूल्यधार योगदान किया गया था, इस तरीके से होगा। और इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की थी, इस तरीके से में बताया गया। और शीर्षक पुस्तक का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है, साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था इस रिपोर्ट को, इसलिए बोला गया है। जैसे कि समझते हैं इसमें किस तरीके, जैसे इस तरीके से दे दिया, उसके इस तरीके से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पहला 1 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का, तीसरा 2 नंबर का। जैसे कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है वो बताना है। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना विकास होना चाहिए, यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाना लेकिन अपना विकास करना, वो होगा। और वर्तमान विकास में जो भविष्य की जो पीढ़ी होती है उनकी जरूरतों को भी समझना नहीं होना, ठीक है। सो उसके भविष्य की जो पीढ़ी होती है उसके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए, ये सही चीज़ है। एजेंडा 21 को किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था? तो 1992 में किया गया था। यहाँ पे देख दो, ये 1992 में, ये हुआ करेक्ट आंसर। वही बात देख दो, इसी का तीसरा 2 नंबर का, इसमें सम्मेलन की 2 परिणाम बताने के, सम्मेलन के किन्हीं 2 परिणामों की व्याख्या करनी है, जैसे कि आपसी जरूरतें थी, साझा जिम्मेदारी थी, सत विकास पर आयोग का निर्माण था, इस तरीके से होगा। इस तरीके से तीनों ही पैसेज आपको करने हैं, 34, 35 और ये 36 होगा, ठीक है, बैंकों का, इस तरीके से क्लियर। और ये बात यहाँ पे खंड क्या होगा, ये मानचित्र होगा, 5 नंबर का होगा। 2 नंबर का तो आपको 37 से ए लेके इस तरीके से दिया जाएगा, 1 नंबर का आपको स्थान के बस नाम बढ़ने हैं, ठीक है। ये नाम आपको दिए होंगे ए और बी कहाँ पे, जैसे कि मानचित्र में दिखा दिया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, बस आपको नाम बढ़ने हैं, जैसे कि ए क्या है नागपुर, बी क्या है डांडी, इस तरीके से आपको बढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये बोला गया था वेस्ट पंजाब 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेश हुआ था, कहाँ हुआ था अधिवेश, नागपुर में हुआ था, इस तरीके से था। वेस्ट पंजाब गांधी जी के नमक कानून तोड़ा गया डांडी, इस तरीके से इसके नाम दिए होंगे, बस ए बी उसको आपको फिल करने हैं। उसके बाद जिसका दूसरा होगा ये आपको मानचित्र में फिल करने होंगे कहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से मानचित्र में फिल कर दोगे, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। किन्हीं तीनों को दर्शाना है, इस तरीके से उसे लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से मानचित्र में फिल करना है। जैसे यहाँ पे एरो लगा के लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे बी एरो लगा के 37 बी लिख दिया, थर्ड है, इस तरीके से इसका नाम लिख दिया, ठीक है, क्या है, और लिख दिया प्रमुख समुद्र यहाँ पे पतन है, इस तरीके से कार्डला में, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा 37 तक, इस तरीके से आपको करना है। अब आने वाले समय में और भी वीडियो कुछ अपलोड की जाएगी, तो चैनल से जुड़ जाओ, इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो, नहीं पता चले किस तरीके से करना है, ठीक है, समझ आ गया। और आपका भी कोई डाउट है बेझिझक लिख देना, और हम अभी और वीडियो अपलोड करेंगे, तो टेंशन की बात नहीं, अपनी स्टडी पूरी रखना, फिर समझा रहा हूँ पूरी स्टडी रखना, ताकि हमारी वीडियोज़ भी आपकी हेल्प हो जाए, आपकी स्टडी बेस्ट है, ठीक है। मैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।